अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। ये वाक़या मेरी एक जानने वाली ने इस शर्त पर सुनाया था कि मैं उसकी कहानी उसका नाम लिए बगैर लोगों की भलाई के लिए अपने चैनल पर अपलोड करूं। इसलिए मैंने इस लड़की का नाम फ़र्ज़ी तौर पर फरजाना तस्वर कर लिया। आइए इसकी कहानी इसी की ज़बानी सुनते हैं। मेरा एक ही भाई है। जब उसकी शादी हुई तो हमने खूब दिल के अरमान पूरे किए। जिस तरह मेरा भाई प्यारा था, इसी तरह मेरी भाभी भी लाखों में एक थी। मेरी इससे बहुत जल्द दोस्ती हो गई। उस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ती थी। मेरा भाई सुबह ऑफिस चला जाता और शाम को 6 बजे वापस आता और मैं भी दोपहर 3 बजे तक कॉलेज से लौटती थी। तब तक घर में मेरी भाभी और अम्मी अकेली होती। मेरे अब्बू चंद साल कबल एक एक्सीडेंट में फौत हो चुके थे। भाई की शादी के कुछ अरसे बाद तक शुरू का वक्त बहुत अच्छा गुजरा। घर के काम भी हम मिलजुल कर लिया करती थी और किसी बात पर लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता था। यहाँ तक कि शादी को 1 साल बीत गया, लेकिन अभी तक मेरी भाभी को औलाद की खुशखबरी नहीं मिली थी और वो काफ़ी उदास और परेशान रहने लगी। अम्मी उसको समझाती रहती कि देखो, परेशान मत हो, अल्लाह के कामों में देर हो जाती है, मायूस होना गुनाह है। लेकिन उनकी परेशानी और खामोशी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी। फिर एक दिन मैं कॉलेज से वापस आई तो अम्मी काफ़ी परेशान थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो रोती रही हैं। मेरे पूछने पर वो टाल गई। भाभी का मूड भी सख्त खराब था। मुझे लगा कि कुछ नॉर्मल नहीं है। भाई भी खामोश और हम दूर दूर रहने लगे। यूं महसूस हो रहा था कि भाभी हमारे खिलाफ भाई के कान भरती हैं। उस दिन इतवार की छुट्टी पर मैं घर थी। शाम के वक्त अचानक भाभी घर से गायब हो गई। मैंने अम्मी से पूछा कि भाभी कहाँ गई हैं, तो उन्होंने कहा करीबी पार्क गई है, अभी आ जाएगी। ये इसका रोज़ाना का मामूल है। मैं अम्मी की बात सुनकर हैरान हुई, क्योंकि हमारे यहाँ लड़की का अकेले घूमना या शॉपिंग के लिए बाहर जाना कोई रिवाज नहीं था। मैंने अम्मी से पूछा कि वो किसकी इजाज़त से जाती है, तो अम्मी ने जवाब दिया कि वो कहती है कि मैं अपने शौहर को बताया हुआ है, मुझे और किसी से इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। मैं भी खामोश हो गई। उस शाम भाभी ने जब खाना बनाया तो मेरी और अम्मी की तबीयत खराब हो गई। हमें उल्टियाँ आती रही, जबकि भाई और भाभी ने बाहर जाकर खाना खाया। उस दिन के बाद कई बार ऐसा हुआ कि जब भी भाई और भाभी बाहर खाना खाने जाते, उसी दिन हमारी तबीयत खराब हो जाती। खाने का जायका भी अजीब सा लगता था। यूं महसूस होता था कि किसी ने बदबू को छुपाने के लिए खाने में इजाफी मिसाले डाले हैं। अम्मी ने मुझसे कहा कि फरजाना, खाना तुम बनाया करो, पता नहीं बहू खाने में क्या डाल देती है। लेकिन मेरे सालाना इम्तिहान हो रहे थे, इसलिए मैं कॉलेज से आने के बाद भी पढ़ती रहती थी, इसलिए फ़ौरन किचन संभालना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। लेकिन मैंने एक काम करना शुरू कर दिया, और वो भी भाभी की एक एक हरकत पर नज़र रखना था। और कुछ दिनों बाद एक अजीब सी कहानी मेरे सामने आ गई। उस दिन भी दोनों का बाहर खाने का प्रोग्राम था। भाभी जल्दी जल्दी हमारे लिए खाना बना रही थी। इस दौरान वो वॉशरूम चली गई। जब वो वॉशरूम से वापस आई तो मुझे शक हुआ कि उन्होंने अपनी शलवार की आस्तीन में कुछ छुपाया हुआ है। जैसे ही वो किचन में गई तो मैं भी खामोशी से उनके पीछे चलते हुए किचन में आ गई। उनको मेरे आने की खबर नहीं थी। उन्होंने जल्दी से अपनी आस्तीन से एक शापर बाहर निकाला और इंसानी नजासत से लटके हुए कागज़ के टुकड़े निकाले और हंडिया में डाल दिए। मैंने फ़ौरन पीछे से भाभी का हाथ पकड़ लिया और चीख चीख कर अम्मी को बुलाया। अम्मी और भाई भागते हुए किचन में आए तो मैंने हांडी में पड़ी नजासत की तरफ इशारा किया तो दोनों हैरान और परेशान रह गए। मेरा अपना बुरा हाल था, पता नहीं वो कब से और क्यों ऐसा कर रही थी। भाई ने भाभी को बालों से पकड़ लिया और 2-3 थप्पड़ रसीद किए तो भाभी ने सब कुछ उगल दिया। उनका कहना था कि वो पार्क के बहाने हर हफ्ते एक काले इल्म के माहिर के पास जाती हैं ताकि उनको औलाद मिल सके। इसी शख्स ने भाभी को वर्गलाया था कि तुम्हारी सास ने तुम पर जादू करवाया है ताकि तुम्हारी गोद हरी ना हो सके और तुम उसके बेटे की जान छोड़ दो। और उसने मुझे तावीज़ लिख कर दिए थे जो इंसानी नजासत में मिलाकर सास को खिलाने थे ताकि उसका किया हुआ जादू टूट सके और मैं साहिबे औलाद हो सकूं। इसलिए जिस दिन वो गंदे तावीज़ खाने में डालती थी, उस दिन अपने शौहर के साथ खाना खाने बाहर चली जाती और निजासत हमारे लिए रख जाती। भाई ने उसी वक्त भाभी की माँ और बाप को घर बुलाकर
بھابھی کے سارے کرتوت ان کے سامنے رکھے تو وہ بیچارے رونے لگے اور بیٹی کی ناسمجھی پر معافی مانگنے لگے، لیکن بھائی کا غصہ ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا کیونکہ وہ بھابھی کی باتوں میں آ کر ہمارے ساتھ ناانصافی کرتا رہا تھا، جس کا میری ماں کو بہت دکھ تھا کیونکہ میری ماں کا ایک ہی بیٹا تھا اور پھر وہ اپنی بیٹی کو لے کر گھر چلے گئے۔ ہمارے گھر کا ماحول سخت خراب ہو چکا تھا، میرا بھائی بہت شرمندہ تھا، لیکن امی نے اسے معاف کر دیا کیونکہ اس کا قصور نہیں تھا۔ وہ تو اس کی کم عمر ناسمجھ بیوی تھی جو 1 سال تک گود ہری نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہو گئی تھی اور ناسمجھی میں کسی کی باتوں میں آ کر ایک کالے جادو والے شیطان کے ہاتھ چڑھ گئی، جس نے پیسے بٹورنے کی خاطر اس کو اپنی ساس کے خلاف بھڑکایا اور گندے کالے تعویذ کر کے ہمیں نجاست کھلاتا رہا۔ بھائی اگلے دن اپنے جاننے والے ایک پولیس آفیسر کے پاس گیا اور ساری آپ بیتی سنائی اور اس جادوگر کا پتہ بتایا تو پولیس نے چھاپا مار کر اس کو گرفتار کر لیا۔ اب زندگی واپس روٹین کی طرف آنے لگی، بھائی آفس چلا جاتا اور میں کالج، لیکن امی اکیلی اور پریشان تھی۔ بھابھی بار بار فون کر کے معافی مانگتی تھی لیکن بھائی معاف کرنے کو تیار نہ تھا، حالانکہ امی نے بھائی کو کہا بھی تھا کہ اپنی بیوی کو لے آؤ، لیکن وہ سخت خفا تھا۔ اس واقعے کے 2 ہفتے بعد بھابھی کی امی کا فون آیا کہ اس کی بیٹی ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر ہمارے لیے خوشگوار تھی، میری ماں جیسے پھر سے جی اٹھی تھی، بھائی بھی کچھ نرم پڑ گیا۔ تو پھر میرے اور امی کے اصرار پر بھابھی کو واپس گھر آنے کی اجازت مل گئی۔ وہ بہت پریشان تھی، اس نے کام ہی ایسا کیا تھا، لیکن اب وقت گزر چکا تھا اور اب صرف پچھتایا ہی جا سکتا تھا، مگر ہم نے بھابھی کو دل سے معاف کر دیا۔ اب پھر سے ہمارا آنگن خوشیوں کا گہوارہ بن چکا تھا، لیکن اس دوران جو واقعہ ہوا تھا وہ کبھی بھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جعلی پیروں اور عاملوں کے درباروں پر جانے سے اچھا ہے اپنی مرادیں اللہ سے مانگ لیں، بے شک وہ سب کی دعائیں سنتا ہے، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔